वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 1 अगस्त 2020। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो कि उन्नत भारत अभियान के बारे में है। यहाँ पर आपके सामने दो स्टेटमेंट हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि उन्नत भारत अभियान का जो उद्देश्य है वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को सेट ऑफ विलेजेस के साथ जोड़ना है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि आईआईटी दिल्ली को डेजिग्नेट किया गया है कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट के तौर पर उन्नत भारत अभियान के लिए। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका जो सही जवाब है दैट इज सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। दो के दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। न्यूज़ में ये इसलिए था बिकॉज ट्राइफेड ने अभी आईआईटी दिल्ली के साथ एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया उन्नत भारत अभियान के लिए। ट्राइफेड स्टैंड्स फॉर ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। अभी हम समझेंगे कि ट्राइफेड के यहाँ पर क्या स्टेक्स हैं और उन्होंने ये MOU क्यों साइन किया। इसके पहले जो उन्नत भारत अभियान है ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसमें जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें सेट ऑफ 5 विलेजेस के साथ जोड़ दिया जाता है जो उन विलेजेस के सोशियो इकोनॉमिक बेटरमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। उन्नत भारत अभियान का अभी 2.0 या 2.0 सेकेंड फेज स्टार्ट किया गया है। इसके पहले ये कुछ लिमिटेड इंस्टीट्यूशंस तक एक्सटेंड किया गया था, लेकिन जो इसका एक्सटेंडेड वर्जन है या उन्नत भारत अभियान 2.0 है ये सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को एक्सटेंड हो जाएगा जो इसका क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। बात करते हैं ट्राइफेड ने ये MOU क्यों साइन किया। क्योंकि आईआईटी दिल्ली के साथ उन्नत भारत अभियान में पार्टिसिपेशन के बाद जो ट्राइबल फॉरेस्ट ड्वेलर्स होंगे जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में इंगेज्ड हैं उनको ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, नई प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़ को लेकर, प्रोडक्ट इनोवेशन को लेकर मेंटरशिप मिल जाएगी, गाइडेंस मिल जाएगा। ये सब कुछ उन्हें उन्नत भारत अभियान के तहत मिल जाएगा और जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके हितों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी ट्राइफेड के पास होती है। तो इसीलिए उन्होंने ये MOU साइन किया। जो अगला प्रश्न है वो FRA के बारे में है, दैट स्टैंड्स फॉर ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, जो हाल फिलहाल में रिलीज़ किया गया। तो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट कौन रिलीज़ करता है ये आपके सामने प्रश्न है। आपके पास ऑप्शंस हैं इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एक्शन अगेंस्ट हंगर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बताइए कौन सा है सही जवाब। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता होगा तो आप बता पाएंगे। तो अगर आपने इसका जवाब सोच लिया हो तो इसका सही जवाब B है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने हाल फिलहाल में ग्लोबल FRA रिलीज़ किया है। जो FRA है उसको रिलीज़ करने में FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही की रोल होता है। वो इसे 1990 से रिलीज़ करते आ रहे हैं। ये जो असेसमेंट है ये फॉरेस्ट, उनकी कंडीशन और मैनेजमेंट को एसेस करता है सभी मेंबर कंट्रीज़ में। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो निकल के आई, हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया 10 कंट्रीज़ में जो है जिन्होंने मैक्सिमम एवरेज एनुअल नेट गेन अवेल किया, मतलब जहाँ पर फॉरेस्ट रिजर्व्स बढ़े, वो देश हैं 2010 से 20 का एवेल्युएशन है चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चिली, वियतनाम, टर्की, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, इटली और रोमानिया। तो इंडिया भी तीसरे नंबर पर है। इंडिया ने 0.38% का एनुअल गेन अवेल किया है और इंडिया में फॉरेस्ट्री सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पूरी दुनिया में अवेल किया गया है। जो अगला प्रश्न है वो अमोनिया को लेकर है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि एक कलरलेस गैस है जिसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होता है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि ये एनवायरनमेंट में नेचुरली पाया जाता है, ऑर्गेनिक वेस्ट मैटर के ब्रेक डाउन से टूटने पर यह रिलीज होता है। तीसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि इसमें एक स्वीट स्मेल होती है और ये हवा से भी हल्का होता है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो यहाँ पर पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन तीसरा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही तीखी होती है। आप अमोनिया सूंघेंगे तो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, इनफैक्ट आपकी आंखें जलने लगेंगी और आपके गले में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो तीसरा स्टेटमेंट इसीलिए गलत है बिकॉज इसका जो स्मेल होता है बहुत ही पुंजेंट होता है, तीखा होता है, स्ट्रॉन्ग केमिकल लाइक स्मेल होती है। तो न्यूज़ में ये इसलिए था बिकॉज हाई लेवल ऑफ अमोनिया जो है वो हाल फिलहाल में डिटेक्ट किया गया है यमुना रिवर में। और जैसा कि हमें पता है कि यमुना नदी से प्योरीफाई करके वाटर की जो नीड है उसे फुलफिल किया जाता है। तो दिल्ली जल बोर्ड ने इसी वजह से जो वाटर प्रोडक्शन कैपेसिटी है यमुना नदी से उसे 25% तक रिड्यूस कर दिया है। जो एक्सेप्टेबल लिमिट है, जो मैक्सिमम लिमिट होती है अमोनिया के ड्रिंकिंग वाटर में जो हो सकती है,
ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड के मुताबिक वो 0.5 ppm तक होती है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अमोनिया 3 ppm तक पहुँच गया है, मतलब ये काफ़ी हानिकारक हो सकता है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने है दैट इज ट्रू। जो अगला क्वेश्चन है वो डेयर टू ड्रीम 2.0 के बारे में है। आपके सामने 4 डेफिनेशंस हैं या 4 बातें हैं, इसको लेकर आपको बताना है कि कौन सी ऐसी लाइन है जो बहुत ही एक्यूरेट वे में डिफाइन करती है डेयर टू ड्रीम 2.0 को। पहला जो आपके पास ऑप्शन है वो ये है कि ये एक स्कीम है जो कि वेरियस कैरियर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाता है वुमेन साइंटिस्ट को और टेक्नोलॉजिस्ट को। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि एक प्रकार का ओपन चैलेंज है जो कि इंडिविजुअल या स्टार्टअप्स के लिए होता है जिनको डिफेंस या एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में इनोवेशन के लिए चैलेंज किया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि इसका उद्देश्य यह है कि एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज किया जाए, पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाए और रूरल इंडिया में इनोवेशन को इंप्रूव किया जाए। चौथा स्टेटमेंट यह है कि ये जो स्कीम है ये कल्चर ऑफ क्रिएटिविटी को फोस्टर करता है, आगे बढ़ाता है और इनोवेटिव थिंकिंग को भी इनहेंस करता है स्कूल चिल्ड्रन में। बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपको लगता है कि सही तरीके से डिफाइन करता है डेयर टू ड्रीम 2.0 को। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो आपने अपना जवाब भी सोच लिया होगा। सही जवाब बी है। ये एक ओपन चैलेंज है जो डीआरडीओ इनवाइट करता है सभी स्टार्टअप्स को या इंडिविजुअल्स को कि आप आइए और अपना इनोवेशन दिखाइए, और अगर उनका इनोवेशन उन्हें अच्छा लगता है तो इसके लिए प्राइज मनी भी दी जाती है। किसी भी स्टार्टअप के लिए ये प्राइज मनी 10 लाख की होती है और इंडिविजुअल के लिए 5 लाख की होती है। और इसके लिए एक कमेटी होती है जो इस बात को डिसाइड करती है कि किसका जो विनर्स हैं वो कौन होंगे। एक्सपर्ट कमेटी ये अवार्ड रिकमेंड करती है। एपीजे अब्दुल कलाम जी की 5वीं डेथ एनिवर्सरी पर इसे लॉन्च किया गया। जो अगला प्रश्न है वो ग्रीन एजी प्रोजेक्ट के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि इसे फंड किया गया है या फंड किया जाता है ट्रस्ट फंड फॉर एनवायरमेंटली एंड सोशली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि जो इंडियन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं ये इसमें बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको इंटीग्रेट कर देता है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, कौन सा गलत है। वैसे देखिए दो के दोनों ही स्टेटमेंट सही लग रहे हैं या आपको सही लग सकते हैं, बट यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है। जो ट्रस्ट फंड फॉर इन्वायरमेंटली एंड सोशली सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये फंड स्टैब्लिश किया गया था वर्ल्ड बैंक को असिस्ट करने के लिए। इस फंड का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो पॉवर्टी रिडक्शन में होता है, लेकिन ये जो ग्रीन एजी प्रोजेक्ट है उसमें इस फंड का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। रैदर इसमें जो फंडिंग है वो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा दी जा रही है, जबकि जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर है इंडिया का वो नेशनल एग्जीक्यूटिव एजेंसी है। न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज ग्रीन एजी प्रोजेक्ट को मिजोरम में लॉन्च किया गया है ताकि एग्रीकल्चर में जो एमिशन होता है उसे रिड्यूस किया जा सके और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को ऑप्ट किया जा सके। जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा फ्लावर है जिसे क्वीन ऑफ हिमालयन फ्लावर कहा जाता है या माना जाता है। अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो फ्लावर न्यूज़ में रहा होगा। बाकी बहुत अनयूजुअल होगा कि यूपीएससी ऐसे प्रश्न पूछे, लेकिन अगर न्यूज़ में है तो पूछा जा सकता है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, येलो हिमालयन ऑक्साई डेजी, दूसरा है ब्लू रॉक एनिमॉन, तीसरा है ब्लू पॉपी और चौथा है हिमालयन बाल्सम। तो बताइए क्या है सही जवाब। अगर आपने इसका जवाब सोच लिया हो, न्यूज़ में आपने पढ़ा होगा तो जवाब भी सोच ही लिया होगा। सी सही जवाब है ब्लू पॉपी। रीसेंट स्टडी ने ये इंडिकेट किया कि जो लोअर एल्टीट्यूड है, रॉकी मोरेन्स का जो रीजन है वहाँ पर इसकी जो मात्रा है या ये जो पौधे हैं वो कम हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। रॉकी मोरेन्स वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर जब ग्लेशियर्स फिसलते हैं तो कई सारा जो डस्ट पार्टिकल है या कंकड़ पत्थर है उसे लेकर चले आते हैं, तो वो जो आकृति बनती है उसे मोरेन कहा जाता है। ब्लू पॉपी को क्वीन ऑफ हिमालयन फ्लावर के नाम से जाना जाता है। ये कुमाऊं से लेकर कश्मीर के रीजन में पाए जाते हैं 3000 फीट से 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पे। कंसर्न ये है कि अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये लोअर एल्टीट्यूड में खत्म हो रहे हैं। ये क्लाइमेट चेंज का एक इम्पैक्ट है। जब भी आप मीन्स वगैरह में भी लिख रहे हो तो ये पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे कोई फ्लावर जो है वो यहाँ पर सपोज करिए उगता है, ठीक है, यहाँ पर इसे पर्याप्त मात्रा में कोल्ड वेदर मिल जाता है या फिर ठंडा मौसम मिल जाता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की अभी जो ठंडा मौसम है वो सपोज करिए कि यहाँ पर है तो वो यहाँ पे उगाते हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर है वो गर्म हो रहा है तो अब उन्हें यहाँ पे ठंडा मौसम नहीं मिलता, बल्कि जो ठंडा मौसम है वो इसके ऊपर शुरू होता है। तो ये पौधे यहाँ से विलुप्त होंगे और ऊंचाई पर अपने आप को स्टैब्लिश करने लगेंगे। मतलब अब ये पौधे आपको यहाँ पर मिलेंगे और यहाँ से गायब हो जाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट होता है नेचुरल रिसोर्सेज का बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इसमें एक सिचुएशन वर्क करती है क्लाइंब हायर और डाई ग्लोबल वार्मिंग में, कि अगर कोई पहाड़ी इलाके में पाया जाने वाला पौधा या एनिमल है, गर्मी की वजह से अगर उसे ठंडे मौसम में रहना है तो उसे ऊंचाई पे जाना होगा, वहाँ उसे ठंडा मौसम मिलेगा और नहीं तो वो विलुप्त हो जाएगा।
तो ये सिचुएशन अराइज हो रही है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो अगला प्रश्न है वो प्री पैक्स के बारे में है। हाल फिलहाल में न्यूज़ में देखा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्री पैक्स। क्या है ये? पहला स्टेटमेंट ये है कि एक प्रकार का एग्रीमेंट है जो कि डिस्ट्रेस्ड कंपनी के डेट को रिजॉल्व करने के काम आता है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि इस प्रोसेस का, ये जो प्रोसेस है यहाँ पर वो होगा प्रोसेस ऑफ रेजोल्यूशन होगा, इसे 90 दिनों में कंप्लीट करना होता है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, कौन सा गलत है। ऐसे देखिए यहाँ पर दो के दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। मैं आपको बता देता हूँ प्री पैक्स होता क्या है। जैसे बैंकरप्सी जो कोड है उसमें अगर कोई कंपनी खुद को ऑफिशियली बैंकरप्ट डिक्लेयर करती है तो उसके बाद फिर जो उनके पास एसेट्स होते हैं, रिसोर्सेस होते हैं, उसे बिडिंग किया जाता है। मतलब बिडिंग करने के बाद जो पैसा होता है उसे क्रेडिटर्स को पे कर दिया जाता है। तो एक प्रोसेस सामान्य सा ऑप्ट किया जाता है। लेकिन प्री पैक्स में ये होता है कि जब वो व्यक्ति कहता है कि मैं बैंकरप्ट हो गया हूँ एंड आई वांट टू डिक्लेयर दैट, तो उसे कहा जाता है कि अभी आप रुक जाइए, हम आपके क्रेडिटर्स से बात कर लेते हैं। अगर वो ओपन बिडिंग की बजाय आपके एसेट से अपनी रिकवरी करना चाहते हैं पहले ही, तो वो कर सकते हैं। तो इसमें जो रिजोल्यूशन होता है उसमें क्रेडिटर्स इन्वॉल्व होते हैं, ना कि पब्लिक बिडिंग होती है। यही इसका एक की कंपोनेंट होता है कि एग्रीमेंट जो होता है वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स के साथ होता है, ना कि पब्लिक बिडिंग प्रोसेस के मुताबिक। 90 दिनों में इसलिए प्रोसेस कंप्लीट करने को कहा जाता है ताकि रिलायबिलिटी बनी रहे प्री पैक्स को लेकर। जो अगला प्रश्न है वो टूटिंग टेडिंग सेच्योर जोन के बारे में है। आप इसे शॉर्टकट में TTSZ बोल सकते हैं। अभी ये हाल फिलहाल में काफ़ी न्यूज़ में देखा जा रहा है। ये किसका पार्ट है, ये आपसे पूछा गया है। ईस्टर्न हिमालय का, सेंट्रल इंडिया का, ग्रेट इंडियन डिजर्ट्स का, या फिर वेस्टर्न घाट का? बताइए। ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट में भी आप इसे पढ़ सकते हैं, बाकी न्यूज़ में तो है ही। इसका सही जवाब जो है वो ईस्टर्न हिमालय है। ये ईस्टर्न हिमालय का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए इसके पहले कि इसके बारे में बात करें, ये है क्या समझ लीजिए। जो हिमालयाज हैं जब वो ईस्टर्न इंडिया में आते हैं तो यहाँ से आने के बाद उनका एक साउथवर्ड टर्न होता है। मतलब यहाँ से वो दक्षिण की ओर ऐसे घूम जाते हैं और जुड़ जाते हैं इंडो म्यांमार जो रेंज है यहाँ पे इससे। ठीक है, तो ये जो बेंडिंग है ना, इसे ही TTSZ कहा जाता है, इसी बेंडिंग को। अब मुझे नहीं पता कि ये मैप किस पर्पस से तैयार किया गया है, बट मुझे जो बात समझानी है वो इस मैप में विजिबल है। ये जो बेंडिंग है इसे ही TTSZ कहा गया है। इसके बाद ये इंडो म्यांमार रेंज से मिल जाता है और वो यहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो रिसेंट स्टडी के मुताबिक जो TTSZ है वो मॉडरेट अर्थक्वेक उस रीजन में पूरे जनरेट कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे रॉक्स में थोड़ी इलास्टिक प्रॉपर्टीज देखी गई हैं जिसकी वजह से भूकंप ज़्यादा आ रहे हैं। इसको स्टडी करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि वहाँ पर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हों या फिर रोड का कंस्ट्रक्शन हो उसे बेहतर तरीके से किया जा सके। तो ये इंडो बर्मा रेंज से कनेक्ट होता है, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। साफ साउथवर्ड बेंड देखने को मिलता है। जो अगला प्रश्न है वो मैपिंग के ऊपर है। ताप्ती रिवर के बारे में बात की गई है। अगर मैं ये कहूँ कि ये दो रिवर्स के बीच में है तो वो दो रिवर्स कौन सी होंगी, आपको ये बताना है। वेनगंगा और सोन, चंबल और बेतवा, गोदावरी और नर्मदा, माही और भीमा। बताइए आपको ताप्ती रिवर जो है वो किन दो नदियों के बीच में मिलेगी। अगर आप मैप पिक्चराइज कर पा रहे होंगे तो आपने जवाब भी सोच लिया होगा। सी आपका सही जवाब है। इसके पहले कि आप कुछ भी देखें, मैप में देखिए विजिबल होगा ये ताप्ती नदी है। यहाँ पर आपको नर्मदा मिलेंगी और यहाँ पर गोदावरी मिलेंगी, इनके बीच में ही आपको ताप्ती नदी मिलेगी। वैसे तो इनका जो पाथवे है वो डिफरेंट है, जैसे कि जो ताप्ती नदी है वो वेस्ट की ओर फ्लो करती है और जो गोदावरी है वो ईस्ट की ओर फ्लो करती है, बट पड़ेगा तो इसके बीच में ही। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ताप्ती या तापी रिवर है वो सेंट्रल इंडिया की है, गोदावरी और नर्मदा रिवर के बीच में। ये जो ओरिजिन है वो MP में मुल्ताई के नज़दीक में है। इसके बाद ये महाराष्ट्र में एंटर करती है और विदर्भ का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ से होते हुए खानदेश तक जाती है। ये उन 3 रिवर्स में से एक है पेनिनसुला में, इंडियन पेनिनसुला में, जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करते हैं। बाकी सब यूजुअली वेस्ट टू ईस्ट ही फ्लो करते हैं। बाकी की 2 नदियाँ ताप्ती के अलावा नर्मदा और माही हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में इसका रिवर बेसिन आपको मिलेगा। जो अगला प्रश्न है यहाँ पर वो नर्मदा रिवर के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये है कि नर्मदा रिवर अमरकंटक प्लेटू में राइज होती हैं और एक ट्रेडिशनल बाउंड्री क्रिएट करती हैं नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में। वैसे नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया जैसा कुछ है नहीं, बट परंपरागत रूप में एक बाउंड्री मानी जाती है कहीं पे। अब यहाँ स्टेटमेंट ये कह रहा है कि नर्मदा रिवर वो बाउंड्री है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि उत्तर प्रदेश की लाइफ लाइन के रूप में जानी जाती है क्योंकि वहाँ पर वो कई तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट करती है। नदियाँ तो लाइफ लाइन होती ही हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो है नॉर्थ इंडिया का, साउथ इंडिया का, उसका क्या जो बॉर्डर है वो नर्मदा नदी है, आप बताइए। यहाँ पर चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। आप मैप भी देखेंगे तो आप ये चीज़ फील कर सकते हैं। दूसरा गलत है। अगर आप नर्मदा नदी को पिक्चराइज कर पा रहे हो तो ये लार्जली मध्य प्रदेश में फ्लो करती है, ना कि उत्तर प्रदेश में। तो इस लिहाज से आपको समझ में आ जाएगा कि ये
मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन होगी, ना कि उत्तर प्रदेश की। मैप में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये लोकेशन देखिए, ये बड़ा हिस्सा आपको मध्य प्रदेश में ही मिलेगा। तो इनका ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो मध्य प्रदेश में है और गुजरात में है। नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है सेंट्रल इंडिया में। बाकी देखिए, अगर आप इस रिवर को देखेंगे, नर्मदा नदी को, तो ये कुछ इस तरीके से है। इसके ऊपर आप नॉर्थ मान सकते हैं और नीचे साउथ मान सकते हैं। ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है, वैसे ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी ये है कि ये गल्फ ऑफ खंबात में अरेबियन सी में गिर जाती है, ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर भी है ये। बाकी ये एक रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, जो कि सतपुड़ा और विंध्या रेंजेस के बीच में होता है। तो चलिए, ये पार्ट आपने कवर कर लिया। कुछ कोर्सेस अवेलेबल हैं, लाइक डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम, PSIR सोशियोलॉजी ऑप्शनल, आप इन्हें अवेल कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज भी आप एक्सेस कर पाएंगे जल्दी ही। तो video.onias.in पे जाकर आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। कल के मैपिंग के पार्ट में अगेन मैं आपको कहूँगा कि आप रिवर्स ही तैयार रखिएगा। रिवर्स पे हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे से तैयार रखिएगा और अपना जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।